स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट और पेपर 2 की, तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास होगी एसएसटी की। तो यहाँ पर आज की क्लास में 50 प्रश्न फिर से आपके सामने होने वाले हैं। प्रश्न कैसा होगा आप सब जानते हैं। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि प्रश्न होगा, एक प्रश्न एमसीक्यू, उसके बाद 2 प्रश्न वन लाइनर, और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न सीधे आपके पेपर में आ सकते हैं। ये रहा क्लास का पहला प्रश्न। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस केस से संबंधित है। ए ऑप्शन कह रहा है कि गोलकनाथ केस, बी ऑप्शन केशवानंद भारती केस, सी ऑप्शन मिनर्वा मिल्स केस, और डी ऑप्शन शंकर प्रसाद केस। चलिए उत्तर देना स्टार्ट कर दीजिए कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा किस केस से संबंधित है। ठीक है, चलिए बताइए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, अगर मूल ढांचा सिद्धांत की बात किया जाएगा तो बिल्कुल केशवानंद भारती केस हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि मूल अधिकारों को पहली बार किस केस में चुनौती दी गई। आपको बताना है कि मूल अधिकारों को किस केस में सबसे पहली बार चुनौती दी गई थी। तो चलिए, अगर बात मूल अधिकारों को की जा रही है तो गोलकनाथ बनाम, बिल्कुल गोलकनाथ केस ही था। ठीक, अगला प्रश्न, न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए तब आपका उत्तर क्या होगा। एक बार हम देखना चाहते हैं, सभी लोग कमेंट करें कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होगा। ठीक, चलिए बिल्कुल नोट करिए, न्यायालय द्वारा कानून, न्यायालय द्वारा कानून, उसके बाद क्या हो सकता है बताइए, कि समीक्षा। ठीक है, ऊपर लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का अर्थ जो होता है न्यायालय द्वारा कानून की समीक्षा, ये अर्थ होता है। इसको नोट कर लीजिए और तुरंत आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, पहले 3 प्रश्न जो थे संविधान से थे। अगला प्रश्न आ गया भूगोल से। बताइए लू किस प्रकार की पवन है। ठंडी और शुष्क है, गर्म और शुष्क है, गर्म और आर्द्र है, ठंडी और आर्द्र है। बताइए कौन सा होगा उत्तर हमारा यहाँ पर। तो नोट कर लीजिए, लू जो होती है ये होता है गर्म और शुष्क, क्योंकि आपको पता होगा ये लू जो है गर्मियों में ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो गर्मियों में तो शुष्क होगा ही और गर्म भी होगा, इसलिए बी ऑप्शन को सही कर लीजिए। ठीक, लू मुख्यतः भारत के किस भाग में चलती है। अगर आपसे ये पूछा जाए तब आप क्या उत्तर बताएंगे, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल नोट करिए, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम क्या बताइए, जल्दी से फटाक से कमेंट करिए। उत्तर पश्चिम का आगे क्या लिखे हैं, बिल्कुल भारत ही होगा भाई साहब। भारत की बात करें तो भारत ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चिनूक किस प्रकार की होती है। चिनूक पवन जो है किस प्रकार की होती है, गर्म ठंडी कौन सी होगी। तो लिख लीजिएगा गर्म, उसके बाद भी शुष्क। ठीक, गर्म और शुष्क पवन होती है चिनूक पवन, इसको भी आप लोग नोट करिए। देखिए, हमें हर प्रकार से तैयार रहना है, हर प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार नया आयोग पेपर कराने वाला है। पता नहीं किस प्रकार से वह पेपर कराएगा, ये तो अभी संशय बना हुआ है। इससे पहले पीएनपी पेपर कराता था यूपी टेट का, तो पूरा पैटर्न फिक्स था कि हाँ इसी पैटर्न पर पूछेगा। लेकिन जब आयोग ही चेंज हो गया, पूरे के पूरे आयोग के साथ साथ नए अध्यक्ष, नए कार्यवाहक, सभी लोग नए हो गए हैं, तो प्रश्न किसी भी प्रकार से वो लोग बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, हम आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो फैक्ट वाले, उनको अलग से किताबों से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो सभी प्रकार से तैयारी करते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। बताइए, बिल्कुल दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ठीक, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन हैं। ठीक, वर्गीज कुरियन, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है हमारा प्रश्न,
कह रहा है कि सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीतिक विस्तार था, धार्मिक सहिष्णुता था, या व्यापार वृद्धि, या सैन्य शक्ति? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल। अगर बात किया जाए सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तो धार्मिक सहिष्णुता था। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से संबंधित थे? आपको ये प्रश्न बताना है। बिल्कुल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे भाई साहब अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से। अजमेर कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। ठीक, राजस्थान लिख लीजिएगा। चलिए, सूफी संत किस भाषा में उपदेश देते थे? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बताइएगा स्थानीय भाषा। ठीक, स्थानीय भाषा में देंगे, जहाँ के वो निवासी थे वहाँ पर जो भाषाएं चलती थी उसी भाषा में वो लोग उपदेश देते थे। नेक्स्ट देखिए क्या करा अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि मानव पूंजी का अर्थ क्या है? धन है, मशीन है, कौशल और शिक्षा है, या भूमि है? चले, मानव पूंजी का अर्थ क्या है? तो मानव पूंजी का अर्थ क्या धन होता है? बिल्कुल नहीं, धन नहीं कहेंगे, मशीन नहीं कहेंगे, भूमि नहीं कहेंगे, बल्कि कौशल और शिक्षा जो होता है ये मानव पूंजी कही जाती है। इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ से हमारा सही होगा। ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि शिक्षा किस प्रकार का निवेश है? तो शिक्षा की बात कर रहा है तो जल्दी से बताइए। चलिए, शिक्षा जो है मानव पूंजी निवेश है। ठीक। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य मानव पूंजी को कैसे प्रभावित करता है? बताइए। स्वास्थ्य, बिल्कुल, ये जो है ये कार्य क्षमता, ठीक, कार्य क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, कार्य क्षमता बढ़ाता है। तो अभी तक आप लोग इस क्लास में 15 प्रश्न पढ़ चुके हैं। 5 प्रश्न एमसीक्यू और 10 प्रश्न वन लाइनर। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा। ठीक। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, मनोनयन होता है, या मिश्रित होता है? बताइए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रश्न संख्या 6 की बात किया जा रहा है यहाँ पर, जल्दी से उत्तर करिए। तो बिल्कुल, तो बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अभी आप लोग देखे होंगे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे भैया नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा गए हैं। गजब का खेला हो रहा है वहाँ पर। ठीक। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि राज्यसभा का अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? चलिए बताइए उत्तर क्या होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होते। क्या होता है? कभी भंग नहीं होते। ठीक, कभी भंग नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए, एक तिहाई सदस्य कितने समय बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो 2 वर्ष बाद। ठीक है, 2 वर्ष बाद एक तिहाई रिटायर हो जाते हैं। अभी देखे होंगे अभी हमारे संसद में कुछ ऐसा ही प्रक्रिया चल रहा है जिसमें कई राज्यसभा सांसद इस्तीफा मतलब क्या, उनको निकाला गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कृषि का प्रकार जिसमें केवल आत्मनिर्वाह के लिए उत्पादन होता है क्या कहलाता है? वाणिज्यिक कृषि कहलाएगा, निर्वाह कृषि कहलाएगा, मिश्रित कृषि कहलाएगा, या रोपण कृषि कहलाएगा? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल, कुछ लोगों का उत्तर ए आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, आप लोग सब सही कर देंगे। क्या कह रहा है देखिए, कृषि का प्रकार जिसमें केवल आत्मनिर्वाह के लिए उत्पादन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? जब यहाँ पर देखिए आत्मनिर्वाह आ गया तो निर्वाह कृषि कहेंगे। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि रोपण कृषि का एक उदाहरण दें। तो रोपण कृषि का एक उदाहरण देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। बिल्कुल, चाय। ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, भारत में निर्वाह कृषि कहाँ अधिक प्रचलित है? अगर ये बात किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचलन बहुत अधिक है। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में यह ज़्यादा प्रचलित है।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927, 1928, 1929, 1930। साइमन कमीशन भारत कब आया? चलिए प्रश्न संख्या 8 की बात किया जाए तो बिल्कुल 1927 में साइमन कमीशन बना था, लेकिन भारत आने की बात किया जाएगा तो 1928 में यह भारत आया था। बिल्कुल। देखिए आपके पेपर में एसएसटी के अंतर्गत 60 प्रश्न आएंगे और 60 ही नंबर के आएंगे। कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। आप जितना सही करेंगे पूरा नंबर मिलेगा, अगर आप गलत करेंगे तो एक भी नंबर कटेगा नहीं। ठीक। और हाँ पेपर 2 वालों आप ध्यान रखना कि अगर आपका एसएसटी कमज़ोर हो तो आप फोकस किस पर करेंगे? सीडीपी पर। ठीक। और हिंदी पर, ये दो विषय ज़्यादा तैयार कर लीजिए। इसमें देखिए 30 प्रश्न यहाँ से, 30 प्रश्न यहाँ से, टोटल अगर आपने दोनों मिलाकर 50 प्रश्न भी सही कर दिए तो आपका स्कोर 100% जो है 100+ हो जाएगा। ठीक। बिल्कुल। तो अगर आपका एसएसटी ठीक है तो पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा। एसएसटी ऐसा नहीं है कि एसएसटी छोड़कर पास हो जाएंगे, कभी नहीं पास हो सकते, ये लिख लीजिएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? ये आप जानते हैं क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक। भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसका विरोध हुआ था। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी है? तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था इसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक। साइमन विरोध। चलें आगे बढ़ें। लाइक कर दिए आप, क्लास बहुत अच्छा किए, लाइक कर दिए तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए क्लास को। डेली आपके लिए फ्री क्लासेज आ रही हैं हमारे चैनल लक्ष्य तक पर, आप जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? मुद्रा आपूर्ति से, कर और व्यय से, बैंकिंग से, विनिमय दर से। ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स का प्रश्न अक्सर गलत कर देते हैं आप लोग। ठीक। बिल्कुल राजकोषीय नीति की बात किया जा रहा तो यह जो होगा कर और व्यय से होगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण देना है। तो प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? आयकर को कह सकते हैं। ठीक। बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो अभी जस्ट बजट प्रस्तुत हुआ था कुछ दिन पहले, जानते होंगे, वित्त मंत्री। ठीक है। बजट हमारे देश का हो या हमारे राज्य का, वित्त मंत्री जो होते हैं वही प्रस्तुत करते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? अपरदन से, निक्षेपण से, वाष्पीकरण से, अपक्षय से। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो बिल्कुल डेल्टा का जो निर्माण है ये निपक्षण से होता है, निक्षेपण से होता है। किससे? निक्षेपण से। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए वन लाइनर क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सब जानते हैं सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक। सुंदरवन। अगला प्रश्न, एस्चुअरी क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? नदी का मुहाना है। ठीक। नदी का मुहाना, इसे हम एस्चुअरी कहते हैं। देखिए अगर आपको भारत का सबसे बड़ा डेल्टा तो मैंने बता दिया सुंदरवन का डेल्टा है, यह किस नदी पर है तो इसको भी नोट करिए, गंगा। ठीक। गंगा, एक मिनट, चलिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों पर यह डेल्टा बना हुआ है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो अभी तक 30 प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। 30 प्रश्न हो गए तो टाइम देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 13 से 14 मिनट में हम आपको 30 प्रश्न प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक। बिल्कुल अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार से तैयारी करना तो डेली जुड़िए भाई साहब, पढ़ने वालों के लिए हम तैयार हैं। अगर आपको और स्पीड में क्लास चाहिए तो हम और स्पीड में भी प्रोवाइड करेंगे, और अधिक प्रश्न चाहिए तो हम और अधिक प्रश्न भी प्रोवाइड करेंगे, बस आप डेली पढ़िए बस। ठीक। चलिए, समानता का अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता देना, भेदभाव समाप्त करना, शिक्षा देना, न्याय देना। चलिए, समानता का अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल बात समानता की जा रही तो भेदभाव समाप्त करना होगा, तभी तो समानता का अधिकार होगा ना। बिल्कुल।
जब समानता की बात किया गया तो भेदभाव को समाप्त करना, यही हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आरक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए, आरक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? बिल्कुल सामाजिक सामाजिक न्याय पर। ठीक। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 में भेदभाव, क्या भेदभाव निषेध की बात किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 15 में भेदभाव निषेध की बात हुई है, इतना जानते रहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? अंधकार युग, स्वर्ण युग, आधुनिक युग, मध्य युग। बताइए, गुप्त काल। प्रश्न संख्या 12, गुप्त काल बिल्कुल स्वर्ण का युग हो जाएगा। आप नोट करेंगे, बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? अगर आपसे ये पूछा जाए तो भारत का नेपोलियन इन्हें कहा जाता था। क्या? भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता था। गुप्त काल में किस लिपि का प्रयोग हुआ? अगर बात इसकी की जाए तो क्या बताएंगे आप? बताइए। बिल्कुल, गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था, इसको भी आप नोट कर लेंगे। एक बार कमेंट करिए कि क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है क्लास की नहीं? प्रश्न कैसे हैं, सरल हैं, कठिन है या सही हैं, किस प्रकार से हैं, एक बार इसको भी बताइए जरूर। सभी लोग कमेंट करेंगे एक तरफ से। ठीक। चलें बात करें प्रश्न की। बिल्कुल, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ताप बढ़ाना है, यूवी किरणों को रोकना है, वर्षा कराना है, हवा शुद्ध करना है। भाई साहब, ओजोन परत ताप नहीं बढ़ाती, इसको भी गलत करिए। वर्षा कराना इसका कार्य नहीं है, और हवा शुद्ध करना इसका कार्य नहीं, बल्कि यूवी किरणों को रोकना, अल्ट्रा वायलेट जिसे आप कहते हैं। ठीक। बिल्कुल, इसको नोट करिए, बी वाला ऑप्शन हमारा प्रश्न संख्या 13 का उत्तर सही होगा। आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? बताइए तो। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल। किसमें? समताप मंडल में। नेक्स्ट देखिए, सीएफसी का पूरा नाम पूछा रहा है, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। आगे आएंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन से जोड़ा गया था? संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अगर पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1976 में। और इसी संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से आप बताइए एक बार। इसमें से उत्तर पहले। बिल्कुल, इसमें से समाजवादी था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और क्या था एक, उसको बताइएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने बताया 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तब आप क्या बताएंगे? प्रस्तावना का स्रोत कहाँ से लिया गया है? ठीक है, हम भारत के लोग, प्रस्तावना तो यही है ना, और ये कहाँ से लिया गया था? तो एक प्रकार से फ्रांस। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था? ये फ्रांस से लिया गया था, इसको नोट करिए। प्रश्न यही है, प्रस्तावना का स्रोत कहाँ से लिया गया है? ठीक है, स्रोत क्या है? तो फ्रांस से लिया गया है। क्या है? थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, बस आप इतना जानते रहिए कि भारत का संविधान जो है, उसमें जो प्रस्तावना का स्रोत है, ये हमारे फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। राष्ट्रीय आय कैसे मापी जाती है? उत्पादन से, आय से, व्यय से, उपरोक्त सभी से। चलिए, राष्ट्रीय आय कैसे मापी जाती है? प्रश्न संख्या 15। तो बिल्कुल सही उत्तर जो होगा, उपरोक्त सभी से हम राष्ट्रीय आय माप सकते हैं, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा डी वाला सही हो जाएगा। एनडीपी का अर्थ क्या है? एनडीपी बताइए तो। बिल्कुल, इसे ही शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं ना, शुद्ध
सकल, हिंदी लिखिए भाई साहब, 1 मिनट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद कहेंगे। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है? तो क्रय शक्ति जो है क्या होती है? क्रय शक्ति घटेगी या बढ़ेगी? बताइए तो, बताइए। घटती है। ठीक, घटती है। क्रय शक्ति जो है मुद्रास्फीति का प्रभाव के कारण घटती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न भी हो सकता है। नहीं नहीं, अभी है प्रश्न और है, तभी तो 50 प्रश्न पूरा होगा ना। चलिए, पठार की विशेषता क्या है? ऊंचाई और समतलता, गहराई, ढलान, जल भराव। बताइए, पठार की विशेषता क्या है? तो बिल्कुल ऊंचाई और समतलता, ये होता है हमारे पठार की विशेषता। ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वन लाइनर क्या? देखिए, वन लाइनर हम इसलिए अपनी क्लास में, हर क्लास में करा रहे हैं ताकि आप लोग वन लाइनर को आसानी से याद कर सकें, नहीं तो नोट्स बना सकें। और हर सब्जेक्ट का आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, चाहे हिंदी हो, सीडीपी हो, ईबीएस हो, एसएसटी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, क्योंकि हर जो सब्जेक्ट हम करा रहे हैं सभी में हम वन लाइनर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो दक्कन का पठार। ठीक, भारत की बात कर रहा है ना, बिल्कुल दक्कन का पठार, दक्कन का पठार ये हमारा सबसे बड़ा है। दक्कन का पठार किस प्रकार का है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये है हमारा ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, पठार, ज्वालामुखी पठार है। बिल्कुल बिल्कुल पठार है, ज्वालामुखी पठार है। चलिए, आज के आखिरी प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि संघ सूची में किस प्रकार के विषय आते हैं? राज्य से संबंधित, राष्ट्रीय महत्व के, स्थानीय या मिश्रित? चलिए, कमेंट करिए एक बार, संघ सूची में किस प्रकार के विषय आते हैं? प्रश्न संख्या 17। बिल्कुल सही। अगर बात करेंगे इसका उत्तर तो राष्ट्रीय महत्व के आएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के आएंगे। नोट कर लीजिएगा, विषय ये होता है बी वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में संघ सूची में लगभग कितने विषय? तो लगभग 100 विषय हैं। ठीक है, संघ सूची में। और समवर्ती सूची का अर्थ क्या है? जिसमें केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बनाए। ठीक है, ये जानते रहिए, दोनों आते हैं इसमें। ठीक, दोनों आएंगे, और मेन जो कानून बनाएगा वो बनाएगा केंद्र। चलिए, तो ये रहा आज की आपकी एसएसटी की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी करते रहें। ठीक, चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी पढ़ाई से संबंधित आपकी समस्या हो तो क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट करिएगा, हम आपकी समस्या का निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक ना? समाप्त करें क्लास? बिल्कुल बिल्कुल, आप बताना कि कितने प्रश्न आपने सही किया। ठीक है, चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।